हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। एक और नया मॉडल पेपर आप सभी के सामने। इतिहास का जितना ज़्यादा मॉडल पेपर इस टाइम पे प्रैक्टिस कर लेंगे दोस्तों, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये मॉडल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पेपर पूरा हल करके आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो निर्देश वगैरह दिया गया है आप इसे देख लीजिए। मैंने कई बार बताया है, 5 खंड आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, पहला जो खंड रहेगा वो आपका बहुविकल्पीय रहेगा और यहां से शुरुआत करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न से। क्वेश्चन है कि विशाल अन्नागार का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से प्राप्त हुआ है। जो विशाल अन्नागार है ये कहां से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से, धौलावीरा, रोपड़ या फिर कालीबंगा। इसमें सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार भी मिले हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने कि माधव स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा में उत्खनन का आरंभ वर्ष क्या है? 1920, 1922, 1923 या फिर 1921 में। तो माधव स्वरूप जो है इन्होंने हड़प्पा की खोज की थी 1921 में। इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा 1921। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि लगभग 78 ईस्वी का संबंध है गुप्त शासन का आरंभ, कनिष्क का राजरोहण, मौर्य साम्राज्य का अंत या अशोक का शासन। तो 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्यरोहण हुआ था। ये आपके ऐतिहासिक जो तिथि है उसमें पूछा जाता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जो है चौथा क्वेश्चन है कि सूफी संत का दरगाह अजमेर में है। किस सूफी संत का दरगाह अजमेर में है? आपको बता दें कि ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाएगा कि जो है अजमेर में किसका दरगाह है मानचित्र में भरने के लिए। जिसमें जवाब सही हो जाएगा आपका मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है ये आपका अजमेर में पड़ता है और अजमेर पड़ता है राजस्थान में। मानचित्र में जो है भरने के लिए जब आएगा तो आप इसे जो है आसानी से भर पाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि हुनूज दिल्ली दूर अस्तक किसका कथन है? सलीम चिश्ती का, निजामुद्दीन औलिया का, बाबा फरीद का या फिर बलबन का। तो उसमें सही जवाब का हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे 6वां नंबर क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? कृष्णदेव राय, राम राय, देवराय द्वितीय या हरिहर और बुक्का। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा हरिहर और बुक्का ने किया था। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन डेट वाला भी पूछा जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। अगला है मुगल वंश के संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक जो है बाबर, अकबर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो इसमें सही जवाब का बाबर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है व्यपगत नीति। व्यपगत नीति का संबंध किससे है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हेस्टिंगसन या फिर लॉर्ड डलहौजी। तो इसमें सही जवाब का हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के जो है व्यपगत नीति जो हड़प नीति है जिसे कहा जाता है वो लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9वां है। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? जो माई एक्सपेरिमेंट जो है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लेखक हैं वो आपका राइट आंसर महात्मा गांधी सही हो जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है इसमें राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या फिर उपराष्ट्रपति। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें सही जवाब उपराष्ट्रपति हो जाएगा। राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके डायरेक्ट पेपर में छपेंगे, यहाँ से क्वेश्चन जरूर। अब सीधा बात करते हैं अति लघु प्रश्न की। आइए जानते हैं, सरल आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चन अति लघु में पूछे जाएंगे जिसके लिए आपको यहाँ पे 2 अंक आपको यहाँ पे मिलेगा। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आइए इसका उत्तर फटाफट देखते हैं और सरल आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है कि अष्टधाई के लेखक कौन थे? तो अष्टधाई के लेखक महर्षि पाणिनि जो है अष्टधाई के लेखक है। एक लाइन में आप इसका आंसर लिख सकते हैं। यह संस्कृत व्याकरण का सबसे प्राचीन महत्वपूर्ण ग्रंथ है। क्वेश्चन थोड़ा सा अगर चेंज कर दे तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा कि
संस्कृत व्याकरण का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो उसमें हुमायूंनामा की रचना जो है इसमें लिखेंगे हुमायूंनामा की रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने की थी। ठीक है, तो ये गुलबदन बेगम इसमें आपका सही रहेगा। ये बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है तो उसको ध्यान रखेंगे। इसमें हुमायूं के जीवनी और शासन काल का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पे कि अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? तो अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया है किसने? हेनरी बेबरीज ने किया है, तो इसको ध्यान रखेंगे। और इसका जो मूल रूप है ये अबुल फजल ने फारसी भाषा में लिखा है। तो अकबरनामा जो है ये अबुल फजल ने फारसी भाषा में लिखा था, ये भी बात ध्यान रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि 1857 क्रांति के जो है 2 कारण लिखिए। तो 1857 में जो विद्रोह हुआ था, यानी जो क्रांति हुई थी, उसका 2 कारण बताइए। पहला देखिए यहाँ पे चर्बी वाले कारतूस, दूसरा कारण यहाँ पे व्यपगत नीति या हड़प नीति के नाम से जाना जाता है। तो अगर आप इतना ही ले देंगे तब भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा इसके बारे में। लेकिन अगर थोड़ा डिटेल में अगर पूछ लेगा तो आप इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे पहले वाले में लिखेंगे चर्बी वाले कारतूस में लिखेंगे कि सैनिकों को ऐसी एनफील्ड राइफलें दी गई जिनमें गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग होता था, जिससे हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए धार्मिक भावनाओं को आहत यानी चोट पहुंचती थी। तो इस प्रकार से ये कारण माना जाता है। अगला है व्यपगत नीति का सिद्धांत या हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति सिद्धांत के कारण कई भारतीय यानी जो रियासतें थी जैसे कि झांसी सतारा संतुष्ट हो चुके थे। तो इसके कारण जो है ये जो 1857 की क्रांति है ये माना जाता है। तो 2 पॉइंट आप इसके बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वह 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नंबर आपको मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे शुरुआत होता है खंडगा की, जिसमें क्वेश्चन रहेगा लघु उत्तरीय प्रश्न और 5 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे। कम से कम 1 पेज में आपको ये पूरा आंसर लिखना रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत पर प्रकाश डालिए, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए उत्तर की बात करते हैं, कैसे आप इसे लिखेंगे सरल आसान शब्दों में। तो जो मौर्य वंश है इसकी जानकारी की स्रोतनी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है कि मौर्य शासन काल कैसे रहा होगा, क्या क्या उसमें रणनीति थी, किस प्रकार से शासन चलता था, ये पूरी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो मौर्य वंश के जो इतिहास को जानने के लिए हमारे पास साहित्यिक पुरातात्विक दोनों स्रोत उपलब्ध हैं। तो पहले बात कर लेते हैं साहित्यिक स्रोत की, जिसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक जो है ग्रंथ है, जिसमें शासन के जो कला पुस्तक है इसमें दर्शाया गया है। यानी कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इसमें मौर्य साम्राज्य के मौर्य वंश की जानकारी हमें मिलती है। आपको जानकारी के मुताबिक बता दे, ये क्वेश्चन आपके लघु में, अति लघु में और विस्तृत में पूछा जा सकता है। लघु में तो आप पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे मेगास्थनीज की इंडिका नामक पुस्तक जो है ये ग्रंथ, इससे हमें जानकारी मिलती है मौर्य समाज, जो मौर्यकालीन समाज है उसके प्रशासन की जानकारी हमें इंडिका नामक पुस्तक से मिलती है, जो कि मेगास्थनीज ने लिखा है। अगला है विशाखा दत्त का नाटक है मुद्रा राक्षस जो है, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की ये नाटक है और इसके आधार पे हमें जानकारी मिलती है मौर्य वंश की। ठीक है, इसके अलावा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी जो है हमें मिलते हैं मौर्य वंश के बारे में। ठीक है, आगे दोस्तों यहाँ बात करते हैं। अब ये पुरातात्विक कुछ स्रोत हैं, जैसे कि अशोक के शिलालेख, स्तंभ लेख से सबसे पहले विश्वसनीय स्रोत हमें मिलता है। जूनागढ़ का रुद्र दामन अभिलेख है। उस समय के आहत सिक्के मौर्य काल की आर्थिक स्थिति को स्पष्ट रूप में दिखाते हैं कि कैसे वहाँ पे आर्थिक जो स्थिति वो दर्शाता था। तो इस प्रकार से पुरातात्विक स्रोत है, इसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद तो यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन या नगर योजना की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो विशेषताओं का वर्णन करना, इसमें लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता अपने उन्नत शहरी योजना के लिए जानी जाती है। तो वहां पे शहरी योजना के रूप में काफी फेमस था। यहाँ पे कुछ ऐसे विशेषता है उसके बारे में लिखेंगे। तो जैसे पहला पॉइंट है ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति का मतलब इसमें लिखेंगे कि शहरी जाल की तरह व्यवस्थित थे, जहां सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी ऐसे सड़क होता था। ठीक है, जैसे
समकोण पर होती हैं इस प्रकार से सड़कें, और यहाँ किनारे किनारे जो है घर बने होते थे। ठीक है, यहाँ पे किनारे किनारे घर बने होते थे और इस प्रकार से नगर नियोजित जो है किए गए थे। ये पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, जल निकासी की प्रणाली। जल निकासी की प्रणाली मतलब इसमें लिखेंगे कि ये यहाँ नालियों की पक्की ईंटों से बनाया गया। तो जो नालियाँ थी वो पक्की ईंटों से बनाया गया था और ढकी हुई थी, जो आज की डेट में हमें दिखाई देती हैं। अभी भी नालियाँ बहुत जगह पे खुली होती हैं, लेकिन शहरों में जहाँ नालियाँ ढकी होती हैं, ऐसे उस टाइम पे सिंधु घाटी सभ्यता में नालियाँ ढकी थी। इसका मतलब दिखाता है कि स्वच्छता उनकी जो है जागरूकता को दिखाती है कि इस टाइम पे लोग स्वच्छता रखते थे। ठीक है, अगला विशेषता में है विभाजित नगर। विभाजित नगर में इसमें लिखेंगे कि नगर दो भागों में बटा था। एक ऊपरी हिस्सा जिसे दुर्ग कहा जाता था, दूसरा जो था वो था निचला शहर, जहाँ पे निचले शहर में जहाँ पे समान नागरिक, सैनिक ये सब रहते थे। जो दुर्ग होता था वहाँ पे शासक वर्ग यानी राजा वगैरह रहते थे। जैसे होता क्या था, मान लीजिए ये इस प्रकार से है पहाड़ी, तो यहाँ पे राजा का महल होता था, यहाँ पे राजा का महल होता था ऊपर, नीचे जो है यहाँ पे नागरिक, प्रजा, समाज, सैनिक के लोग रहते थे। क्योंकि उस टाइम पे मान लो कोई आक्रमण करेगा तो नीचे से ऐसे धीरे धीरे आएगा, तो सैनिक और जो समाज के लोग हैं नीचे रहेंगे तो पता चल जाएगा, और ऊपर से यहाँ पे दिखाई देगा भाई कोई अटैक ना कर दे। इस प्रकार से दुर्ग और किले यानी बनाए गए थे। ठीक है, आगे दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की, सहायक संधि की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, चाहे वो बहुविकल्प में पूछे, चाहे आपका लघु या अति लघु में पूछे। ठीक है, पूछा जाता है। तो सहायक संधि के बारे में लिखेंगे, लॉर्ड बिलंजली के द्वारा सहायक संधि की शुरुआत की गई थी। इसकी कुछ मुख्य विशेषता हैं। देखिए, पहला पॉइंट, भारतीय राजाओं को अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना ये अनिवार्य था। रेजिडेंट रखना का मतलब भैया कि भाई एक ऐसा ब्रिटिश अधिकारी रखना है आपको जो राजा थे, जो भारतीय राजा होते थे। ठीक है, आगे यहाँ पे दूसरे पॉइंट में लिख सकते हैं कि राज्य को अपनी सेना समाप्त कर ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी रखनी पड़ती थी। तो इस प्रकार से सहायक संधि ये की गई थी, जिससे जो खर्च होता था वो राज्य को उठाना होता था। यानी ब्रिटिश सेना उनके राजा के दरबार में रहेगी, जो भी मदद होगा मदद करेगी, और जो खर्चा होगा वो राज्य को उठाना पड़ेगा, यानी शासन प्रशासन को वहाँ के राजा को उठाना पड़ेगा। अगला है, देशी रियासत किसी भी अन्य विदेशी शक्ति से संबंध नहीं रख सकती है और ना ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी से युद्ध कर सकती है। तो इस प्रकार से संधि हुआ था लॉर्ड बिलंजली के शासनकाल में। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है कि मुगल कालीन प्रांतीय प्रशासन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यानी मुगल काल में जो प्रांतीय प्रशासन होता था, यानी जो प्रांत अलग अलग हिस्सों में बटे थे, उनमें कैसे प्रशासन व्यवस्था होती थी उसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, अकबर के समय में मुगल जो साम्राज्य था वो सूबों यानी प्रांतों में विभाजित था, और इसका प्रशासन इस प्रकार से था कि जैसे सूबेदार नियुक्त किए गए थे, दीवान होते थे, बख्शी होते थे, वाकिया नवीस होते थे, इस प्रकार से यहाँ पे नियुक्त किए गए थे। तो आगे इसमें लिख सकते हैं सूबेदार के बारे में कि प्रांत का कार्यकारी प्रमुख जो कानून व्यवस्था को देखता था। तो सूबेदार का काम क्या होता था, जो प्रांत यानी सूबा होता था उसके पूरे जो काम व्यवस्था होता था, उसको कानून व्यवस्था वो सब देख रेख कौन करते थे, सूबेदार करते थे। ठीक है, इसके बाद दीवान देखिए, दीवान में जो है प्रांतीय जो राजस्व जो जहाँ से किस प्रकार से पैसा आएगा, कहाँ कहाँ से टैक्स लेना है, कर लेना है, ये दीवान जो है वो देखते थे। ठीक है, अगला है बख्शी। बख्शी में लिखेंगे कि सैन्य जो है प्रशासन का प्रभारी होता था, तो जो सेना होती थी उसका मुखिया कह सकते हैं बख्शी होता था। ठीक है, अगला है वाकिया नवीस में, इसमें गुप्तचर और सूचना अधिकारी यानी जो सूचनाओं को पहुंचाता था उसे वाकिया जो है नवीस के नाम से जाना जाता था। तो इस प्रकार से इसके बारे में लिख सकते हैं। फिर प्रांत आगे चलकर जो है यहाँ पे सरकार यानी जिला बनता है, फिर परगना यानी तालुका जो है इस प्रकार से विभाजित होता है। ठीक है, आगे इसमें बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो असहयोग आंदोलन के बारे में लिखेंगे, महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य में लिखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी, जिसके कारण जो है ये न्याय दिलाने
फैलाने के लिए स्वराज की मांग की गई थी और असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। तो ये पहला उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, आगे इसके बारे में थोड़ा सा और यहाँ पे लिखेंगे कि जैसे कि इसका स्वरूप क्या रहा। इसमें देखिए सरकारी उपाधियों को त्याग किया गया, जितने भी सरकारी उपाधियां सबको मिली थी। वस्तुओं जो भी थी, जो विदेशी वस्तु थी, उसका बहिष्कार किया गया। अदालत और स्कूलों को त्याग कर दिया गया। इस प्रकार से जो है असहयोग किया गया था अंग्रेजों का। लास्ट में क्या हुआ था कि 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड हो गया था। गांधी जी मानते थे कि ऐसा कहते थे कि हमें हिंसा नहीं करनी है, वो अहिंसा को मानते थे, लेकिन चौरी चौरा में हत्याकांड हो गई थी। 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे पुलिस थाने में। तो इस घटना से जो है बहुत दुखी थे गांधी जी, और चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसमें भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है, और इसकी प्रस्तावना में लिखेंगे जैसे कि यहाँ पे कुछ विशेषता है। तो विशेषता में पहला विशेषता प्रस्तावना है, जो भारत को एक संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। तो ये प्रस्तावना में लिखा गया है संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है, प्रस्तावना में लिखा गया है। एनसीईआरटी किताब में जो है पहले शुरुआत में एक दो पन्ने के बाद लिखा रहता है प्रस्तावना उद्देशिका। ठीक है, नेक्स्ट मौलिक अधिकार और कर्तव्य। यहाँ पे संविधान में नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, आगे इसमें है नेक्स्ट संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली में इसमें लिख सकते हैं कि भारत में ब्रिटेन की तर्ज पर संसदीय लोकतंत्र अपनाया गया है, जिसके आधार पर यह शासन व्यवस्था चलती है। अगला है कठोर एवं लचीलेपन का मिश्रण, यानी इसमें आवश्यकता के अनुसार संशोधन किया जा सकता है, लेकिन कुछ प्रक्रिया इसमें जटिल है संशोधन करने में। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके बारे में ले सकते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, आपको मतलब 10 नंबर मिलेगा क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। जैसे क्वेश्चन पूछा कि मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अथवा करके क्वेश्चन दिया कि उस स्तूप से आप क्या समझते हैं, उस स्तूप की संरचना पर टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए इसका उत्तर लिखने का प्रयास करते हैं, कैसे आप इसका उत्तर यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन की प्रमुख विशेषता, इसमें लिखेंगे आप मौर्य काल। ठीक है, लगभग 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व की घटना मानी जाती है, और भारत में एक सुदृढ़ जो है केंद्रीकृत संगठित प्रशासन की व्यवस्था की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के काल में केंद्रीय जो है प्रशासन अत्यंत शक्तिशाली रहा था। ठीक है, ये इसका फैक्ट पॉइंट हो जाएगा। अब इसकी कुछ विशेषता हैं, जैसे कि प्रमुख विशेषता में लिखेंगे सम्राट की सर्वोच्च सत्ता। सम्राट की सर्वोच्च सत्ता में मतलब ये है कि राजा प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। यह विधि निर्माता और सेनापति न्यायाधीश होता था, यानी जो सम्राट होते थे वो ही सर्वोच्च होते थे। ठीक है, आगे इसमें दूसरा पॉइंट है मंत्री परिषद। कुछ मंत्री परिषद यानी मंत्री की नियुक्ति की गई थी, जैसे कि राजा की सहायता देने के लिए मंत्री परिषद बनाई गई थी। इसमें जो है महामंत्री होते थे, पुरोहित होते थे, सेनापति होते थे, ये इनको शामिल किया जाता था जो राजा की मदद करते थे। अगला है आमात्य व्यवस्था। आमात्य व्यवस्था में क्या है, विभिन्न विभागों के संचालन हेतु आमात्य नियुक्त किए गए थे। जैसे कि आमात्य का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे राजस्व यानी धन का व्यवस्था कौन करेगा, ठीक है, ये सब नियुक्त किया गया था। कोषाध्यक्ष कौन बनेगा, ये सब नियुक्त किया गया था। तो इस प्रकार से इनकी व्यवस्था की गई थी। इसके बाद कुछ जासूसी तंत्र बनाए गए थे कि सूचना कौन पहुंचाएगा, कहां कहां से किस प्रकार से हमें सूचना मिलनी चाहिए, ये बनाए गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे इसके बारे में लिख सकते हैं कि मौर्यकालीन प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता गुप्तचर की व्यवस्था की गई थी, उसमें जो जनता और अधिकारी की निगरानी रखता था कि कोई जो है घपला वगैरह ना कर सके। ठीक है, अगला यहाँ पे केंद्रीय विभाग की व्यवस्था भी की गई थी। तो यहाँ पे कृषि, सिंचाई, व्यापार, खनन, सेवा आदि के लिए कुछ विभाग बनाए गए थे। तो इस प्रकार से विभाग व्यवस्था की गई थी। न्याय व्यवस्था भी बनाया गया था। किसी कोई दिक्कत परेशानी होती है तो न्यायालय का संचालन राज्यों के द्वारा किया जाता था और राजा का अंतिम न्यायाधीश होता था, यानी राजा का फैसला अंतिम माना जाता था। फिर इसके बाद धम्म नीति यानी अशोक काल में जो है अशोक ने प्रशासन की नीति के आधार पे धम्म महापात्र नियुक्त किए गए थे।
इस प्रकार से इसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। निष्कर्ष में 2 लाइन अगर लिखना चाहते तो लिख सकते हैं कि यहाँ पे कि मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन अत्यंत संगठित, अनुशासित और कल्याणकारी था, जिसने भारतीय प्रशासन को एक मजबूत आधार दिया है। ठीक है। अभी दोस्तों इसके बाद जो अथवा करके जो क्वेश्चन है कि स्तूप से आप क्या समझते हैं, स्तूप की रचना के बारे में आपको लिखना है। तो सबसे पहले आप स्तूप के बारे में 2 लाइन लिखेंगे। इसमें लिखेंगे कि स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित एक धार्मिक स्मारक है, जिसमें बुद्ध या फिर उनके अनुयायियों के अवशेष सुरक्षित रखे जाते हैं। अब स्तूप की प्रमुख संरचना कैसी थी, किस प्रकार से स्तूप बनाए गए थे, तो यहाँ पे देख सकते हैं छोटा सा ऐसे करके एक डायग्राम बना देंगे। ठीक है, छोटा सा एक डायग्राम बना देंगे ऐसे करके, तो इसके बाद जो है आपका कहीं न कहीं जो है बढ़िया नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे करके एक डायग्राम बना देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें बना देंगे जो है यहाँ पे दर्शाएगा कि ये एक स्तूप है। ठीक है, इस प्रकार से बना देंगे और यहाँ लिख देंगे स्तूप ऐसे करके, तो 1 नंबर आपको इसी पे मिल जाएगा ऐसे करके। जैसे कि देखिए ये गोलाकार यानी जो अंड होता था वो गोलाकार भाग होता था, यानी मुख्य संरचना होती थी, जो इस प्रकार से मैंने भी आपको दिखाया था कि जो यहाँ पे ये संरचना बनेगी अंड आकार में बनेगा। ठीक है, ऐसे करके। अगला है हर्मिका। हर्मिका में अंड के ऊपर एक चौकोर घेरा होता था, इस प्रकार से यहाँ पे चौकोर जो है घेरा बनाया जाता था। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए नेक्स्ट इसके बाद जो है यहाँ पे लिख सकते हैं नेक्स्ट है कि यष्टि और छत्रावली। यष्टि या छत्रावली का मतलब है कि शीर्ष पर 3 छत्र और त्रिरत्न के प्रतीक माने जाते थे, वहाँ पे त्रिरत्न के जो है प्रतीक बनाए गए थे। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि मेदी वेदिका यानी स्तूप को घेरने वाली रोलिंग बनाई गई थी, जैसे किनारे किनारे इस प्रकार से जो है यहाँ पे रोलिंग बनाई गई थी ऐसे करके उसके चारों ओर। ठीक है, आगे यहाँ पे नेक्स्ट इसमें आप लिख सकते हैं कि त्रोण द्वार। त्रोण द्वार का मतलब कि 4 दिशाओं में प्रवेश बने थे, जो भी वहाँ पे बना था वो चारों दिशाओं में दरवाजे बने थे, चारों दिशाओं से उसमें जो है आप उसमें घुस सकते हैं, अंदर जा सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे इसमें बात करें तो सांची का स्तूप है, भरहुत का स्तूप है, अमरावती का स्तूप है, कुछ ये स्तूप है जो एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने यहाँ पे कि सूफीवाद क्या है, इसके मूलभूत सिद्धांत क्या है, तो सूफीवाद के बारे में लिखेंगे। सूफीवाद एक इस्लामिक आध्यात्मिक धारा है जो ईश्वर से प्रेम और आत्मशुद्धि पर बल देती है। अब इसके कुछ मूल सिद्धांत हैं, क्या क्या सिद्धांत इंपॉर्टेंट है चीज़ें, इसको ध्यान रखेंगे। इम्पॉर्टेंट में इसमें आपको क्या रखना है ध्यान में कि यहाँ से क्वेश्चन आपके अति लघु में ये पूछे जाएंगे। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन याद करने से इतना फ़ायदा ये होता है कि आपके जो बहुविकल्पी क्वेश्चन ये कवर हो जाते हैं, अति लघु क्वेश्चन ये कवर हो जाते हैं, और जो लघु हैं ये आपके कवर हो जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन तो कवर होता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट है ईश्वर से प्रेम, यानी इसके हकीकी के नाम से जानते हैं इसे, तो ईश्वर से प्रेम करना ये प्रमुख सिद्धांत इसका माना जाता है। फिर मानव से समानता, यानी मानव जो है वो कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लिख देंगे तो बढ़िया नंबर आपको मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अहिंसा सहिष्णुता। अहिंसा सहिष्णुता का मतलब ये है कि हमें जो है हिंसा नहीं करनी है, दयावान होना है, सबके प्रति उदार नज़रिया रखना है। इसके बाद है आडंबरहीन जीवन। आडंबरहीन जीवन का मतलब है कि हमें अंधविश्वास में नहीं जीना है, सही साधारण जीवन जीना है। अगला है गुरु शिष्य परंपरा भी इसमें दिखाई देती है, जिसे हम पीर या मुरीद के नाम से जानते हैं। इसके बाद भक्ति, संगीत और कव्वाली पर जो है काफ़ी विशेष ध्यान दिया जाता था। ठीक है, आगे पॉइंट में इसमें लिख सकते हैं कि सूफी संतों ने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया है। आगे इसमें अथवा करके क्वेश्चन दिया है कि मुगल केंद्रीय प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, इसके बारे में आपको लिखना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मुगल प्रशासन में केंद्रीकृत व्यवस्था और सैन्य आधारित प्रणाली मानी जाती थी। अगला पॉइंट यहाँ पे है, इसकी विशेषता में लिखेंगे कि बादशाह सर्वोच्च सत्ता होता था, यानी जो राजा होता था, जो बादशाह होता था वही सर्वोच्च होता था। कुछ मंत्री परिषद इसमें भी बनाए गए थे, इसमें वजीर, दीवान, मीरबख्शी, इस प्रकार से मनसबदारी प्रणाली की व्यवस्था उसमें की गई थी। और फिर इसके बाद जो है नीचे आपको यहाँ पे दिखाई दे कुछ और पॉइंट, जैसे सुदृढ़ राजस्व व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, नहीं कैसा कर आना चाहिए, कैसा टैक्स लगाना चाहिए, इस प्रकार से न्याय और संगठन व्यवस्था भी बनाई गई थी। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। फिर अगला
अगला क्वेश्चन आता है 1857 क्रांति के विद्रोह का परिणाम क्या रहा। तो इसमें लिखेंगे 1857 का जो विद्रोह का परिणाम रहा है ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। और इसके कुछ परिणाम रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा, ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष शासन हुआ, यानी जो ब्रिटिश था वो आपका यहाँ पे राजा बना और इसके बाद जो है ब्रिटिश जो है आके यहाँ पे पूरी सत्ता संभालने लगी। इसके बाद यहाँ पे देखिए रानी विक्टोरिया की घोषणा हुई कि जो है अब ब्रिटिश के हाथ में जो है पूरा रहेगा, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे खत्म हो गई। फिर सेना का जो है पुनर्गठन किया गया ताकि जो है भ्रष्टाचार कम किया जा सके। फिर इसके बाद भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का विकास किया गया कि आपका देश आपका है, बस हम लोग यहाँ पे आपके शासन प्रशासन को संभालेंगे और आपको अच्छे से रोजगार देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अथवा करके क्वेश्चन दिया है कि महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किए 3 आंदोलन के बारे में आपको बताना है। तो इसमें लिखेंगे कि महात्मा गांधी जी द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जन आंदोलन का रूप दिया। उन्होंने आंदोलन का आधार जो है वो अहिंसा और सत्याग्रह माना था। उनके 3 आंदोलन कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे पहला आंदोलन यहाँ पे देख पाएंगे असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में इसमें आप लिखेंगे कि यह आंदोलन जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के साथ में समर्थन में किया गया था। इसकी मुख्य विशेषता क्या रही? मुख्य विशेषता ये रही कि सरकारी विद्यालय, कॉलेज और न्यायालय का बहिष्कार किया गया, विदेशी वस्तुओं का त्याग किया गया, खादी व स्वदेशी वस्त्रों का जो है वो इसका यूज किया गया, उपयोग किया गया। अब इसके महत्व में आप लिख सकते हैं 2 लाइन। महत्व में इस आंदोलन से पहली बार जनता में बड़े पैमाने पर स्वतंत्रता संग्राम देखने को मिली थी। फिर इसके बाद दूसरा आंदोलन आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 से लेकर 1934 तक जो है ये इसकी प्रक्रिया चलती है। यह आंदोलन नमक कानून के विरोध में प्रारंभ हुआ और गांधी जी दांडी यात्रा जो शुरू किए थे, नमक कानून तोड़ो यात्रा, जो 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक, ठीक है। और इसकी कुछ मुख्य विशेषता ये रहे कि ब्रिटिश कानून के शांतिपूर्ण उल्लंघन करना है हमें, कर ना देना है, ठीक है, कर नहीं देना है, विदेशी वस्तु का हमें बहिष्कार करना है। इसके महत्व में आप लिख सकते हैं कि इससे अंग्रेजी शासन की नींव हिल गई और आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी चर्चा हुई थी। अब इसके बाद जो है यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में 1942 में ये हुआ था, इसके बारे में लिख सकते हैं। यह आंदोलन अगस्त 1942 में शुरू किया गया था और सबसे इसमें प्रमुख था नारा करो या मरो का नारा। इसमें आगे है मुख्य विशेषता ये रही कि तत्काल जो है स्वतंत्रता की मांग बढ़ी और जन आंदोलन का उग्र रूप देखने को मिला था। व्यापक गिरफ्तारी नहीं, बड़े स्तर पर गिरफ्तारी की गई थी, उनको दमन किया गया था, नहीं जेल में बंद कर दिया गया था। इसके महत्व में आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस आंदोलन में ब्रिटिश शासन को अंत जो है वो निश्चित कर दिया था, यानी अब भारत छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। आगे इसके बाद तो यहाँ पे ऐतिहासिक तिथियां वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइए भी फटाफट इसको देख लेते हैं। इसमें जैसे कि 321 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, तो 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ठीक है। 1 2 3, आप इसको पलट दीजिए 3 2 1। तो इस प्रकार से यहाँ पे 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। 78 ईस्वी में क्या हुआ था, कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था और शक संवत की शुरुआत हुई थी, आप इसको भी लिख सकते हैं। अगला है 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी हरिहर और बुक्का द्वारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट है। 1556 में क्या हुआ था, 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। फिर 1773 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था, ठीक है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन माना जाता है। फिर 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था और फिर इसके बाद जो है असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया था। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, जिसके लिए साइमन गो बैक के नारे भी लगाए गए थे। फिर 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इसमें से एक लिख देंगे तभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसके बाद तो आता है क्वेश्चन इसके बाद मानचित्र वाला। यहाँ पे आपको जो है 5 क्वेश्चन रहते हैं, 10 अंक आपको मानचित्र से मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जब आप क्वेश्चन लिखते हैं तो एक सही नाम के लिए 1 नंबर और सही स्थान दर्शाने के लिए 1 नंबर, तब जाके मिलता है आपको 2 नंबर। तो इस प्रकार से अपने मानचित्र में भरेंगे। जैसे कि वह स्थान जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में और लुम्बिनी पड़ता है नेपाल में, तो ये रहा मानचित्र। अब यहाँ पे नेपाल देखिए, ये रहा नेपाल देश, तो नेपाल में आप यहाँ पे ऊपर जो है यहाँ पे भर देंगे लुम्बिनी, इस प्रकार से ऐसे भर देंगे, सही लोकेशन दर्शा देंगे, यहाँ पे गोला कर देंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट लिख देंगे,
बस आपका काम हो गया, 2 नंबर आपको इस पे मिल जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। आप यहाँ पे देख पाएंगे, कह रहा है कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। अकबर का मकबरा स्थित है ये आपका सिकंदरा यानी पड़ता है आगरा में। तो सिकंदरा आगरा जो है आपका, यहाँ पे जो टर्निंग पॉइंट है यही आप ध्यान रखेंगे, ये इसके जस्ट नीचे जो है यहीं पे आपका आगरा है, यहाँ पे आगरा भर सकते हैं और ब्रैकेट में यहाँ पे सिकंदरा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे सिकंदरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है तो यहाँ पे दूसरा आप लिख देंगे। ऐसे ही मानचित्र भर देंगे तो पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। अगला यहाँ पे है कि वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है, तो आनंद भवन प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है। तो यहाँ पे एमपी का बॉर्डर लगभग यहाँ बीचों बीच भरेंगे, तो यहाँ पे भरेंगे इलाहाबाद या प्रयागराज भर देंगे, इलाहाबाद। ठीक है, या प्रयागराज हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से भर देंगे, क्वेश्चन नंबर डाल देंगे, तीसरा आपका बढ़िया नंबर मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है उत्तर प्रदेश की राजधानी सभी जानते हैं। वह उत्तर प्रदेश में वह स्थान जहाँ 1857 की क्रांति हुई थी, तो मेरठ में। तो यहाँ पे देखिए मेरठ कहाँ पे है, तो ये जो है ये जो टर्निंग पॉइंट है इसके ऊपर यहाँ पे इसके ऊपर एकदम सीधा से नीचे यहाँ पे आगरा है, फिर यहाँ मेरठ पड़ता है, नीचे आगरा है, मेरठ यहाँ पे पड़ेगा ऊपर। तो यहाँ पे जो है आपका मेरठ हो जाएगा, मेरठ इस प्रकार से भर देंगे। लखनऊ एकदम बीचों बीच यहाँ पे लखनऊ भर देंगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं पता है तो थोड़ा मोड़ा अगर आगे पीछे हो जाता है तो उससे घबराने वाली बात नहीं है, बशर्ते है कि आप सही तरीके से फिल कर देंगे तो पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से पूरा पेपर मैंने सॉल्व करके बताया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।